आज का टॉपिक है एपिडेमिक्स। सबसे पहले तो डेफिनेशन इसकी देखेंगे कि एपिडेमिक्स क्या चीज़ है जी। एन एपिडेमिक, आगे लिखा हुआ है फ्रॉम ग्रीक एपी अपॉन और अबव एंड डिमोस पीपल is the rapid spread of disease to a large number of people in a given population within a short period of time। यानी एपिडेमिक क्या है, जो हमारे पास एक ऐसी डिजीज़ है जो बहुत सारे लोगों में फैल जाती है किसी कम्युनिटी में बहुत थोड़े से अरसे में। जिस तरह आपने सुना होगा पाकिस्तान में आज 4 साल पहले, साल दो पहले, जिस तरह लाहौर में डेंगू आया था और थोड़े ही अरसे में वो बहुत ज़्यादा फैल गया था। और फिर उसके बाद ये एपिडेमिक की एक और भी कंडीशन होती है कि ये जो डिजीज़ है ये थोड़े ही अरसे में बहुत ज़्यादा फैल जाती है, पीक पे चली जाती है और फिर उसके बाद थोड़े अरसे के बाद ये ख़त्म ही हो जाती है। एक होती है एंडेमिक। एंडेमिक जो है वो डिजीज़ एक ऐसी डिजीज़ होती है जो बहुत ज़्यादा पीक पे नहीं जाती लेकिन वो लॉन्ग टाइम के लिए एग्जिस्ट करती है कम्युनिटी में। जिस तरह एग्ज़ाम्पल आप ले लें मलेरिया की, या मलेरिया जो डिजीज़ है वो उस तरह पूरे हमारे कंट्री में पीक पे नहीं जाती, लेकिन ये है कि कुछ ना कुछ केसेस ज़रूर अपीयर हो रहे होते हैं मलेरिया के पूरा साल। तो वो हमारे पास जो मलेरिया की डिजीज़ है वो एंडेमिक है। इसके मुकाबले में जो डेंगू है वो क्या है, एपिडेमिक है। और इसी तरह एक तीसरी होती है पेंडेमिक, जो आजकल हम कह रहे हैं कोरोना वायरस, यानी जो बहुत ज़्यादा एक से ज़्यादा रीजन, बहुत बड़े रीजन में फैल जाती है थोड़े ही अरसे में, उसको हम कहते हैं पेंडेमिक। ये एक एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं एपिडेमिक की। ये एग्ज़ाम्पल कुछ पहले चंद साल पहले एबोला वायरस की आई थी वेस्ट अफ्रीका में। ये भी एक एपिडेमिक की एग्ज़ाम्पल है। उधर एबोला वायरस इंक्रीज, ये डिफरेंट उनके एरियाज़ का ये ग्राफ दिया हुआ है, रियल डाटा का, नंबर ऑफ केसेस, न्यू केसेस पर वीक, जितने एक वीक में जितने केसेस हो रहे हैं 2014-15 में इन डिफरेंट रीजन्स में, ये इसके डाटा को शो कर रहा है। तो ये एबोला भी एक एपिडेमिक डिजीज़ है। Epidemics have always been dramatic events in human history। ये जो एपिडेमिक है ये बहुत सारे ह्यूमन हिस्ट्री में बड़े अनएक्सपेक्टेड सी ये सिचुएशन बनाई गई है और ह्यूमन हिस्ट्री में एग्जिस्ट करती है और अनएक्सपेक्टेड सी सिचुएशन बनी है। एंड फ्रॉम वेरी एंशिएंट टाइम्स लिटरेरी टेक्स्ट कन्वे टू अस टीचिंग डिस्क्रिप्शंस टचिंग डिस्क्रिप्शंस ऑफ आउटब्रेक्स एंड प्रोग्रेशन ऑफ फैटल डिजीजेज। और ये जो है बहुत पुराने दिनों में, ये नहीं कि आज की बात है या एक सदी पहले की बात है, बल्कि बहुत सदियों पहले से ये जो है हमारे पास वो डिस्क्राइब कर रही हैं कि आउटब्रेक्स का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा फैलाव उसमें बीमारी में, प्रोग्रेशन ऑफ फैटल डिजीज़, और बहुत सारी जो है हमारे पास वो ऐसी डिजीज़ माजी में भी हो चुकी हैं जिनसे बहुत ज़्यादा अमवात वाक़या हो चुकी हैं। ये हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल है जी। ये इमेज एक बनाया गया है ब्लैक डेथ का। अब ब्लैक डेथ क्या है जी, ये आगे देखें जी, इसमें लिखा हुआ था ब्लैक डेथ इन एन इमेज ऑफ दोज टाइम्स इन। ये हमारे पास एक ब्लैक डेथ का इमेज है कि ये भी बीमारी काफ़ी अरसा पहले ये वाक़या हुई थी। और ये भी अब एपिडेमिक जो है हमारे पास इन्फेक्शियस डिजीज़, एक होती हैं इन्फेक्शियस डिजीज़ और एक होती हैं नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। नॉर्मली जो एपिडेमिक है वो रिलेट करती है इन्फेक्शियस डिजीज़ से। अब इन्फेक्शियस डिजीज़ कौन सी होती हैं, जो एक से दूसरे को लग सकती हैं। जिस तरह आज कल कॉमन एग्जांपल ले लें कोरोना की। कोरोना क्या है कि इन्फेक्शियस डिजीज़ है, लेकिन जो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं वो उस इंडिविजुअल के लाइफ स्पैन में होती हैं, लेकिन वो आगे ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। जैसे आप देखें हार्ट डिजीज़
वो इन्फेक्शियस तो नहीं है, एक बंदे से दूसरे बंदे में नहीं फैल सकती। इसी तरह रियोमेटिज्म जो जोड़ों का दर्द है, जो वो भी नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ है। तो ये हमारे पास जो एपिडेमिक्स है, ये इन्फेक्शियस डिजीज़ के लिए जो एक से दूसरे बंदे को फैल जाती हैं। अब ब्लैक डेथ के बारे में देखते हैं जी। उससे पहले हम ये देख लेते हैं डिजीज़ का कि जो ब्लैक डेथ में अक्कर हुई थी, प्लेग। प्लेग क्या है जी? प्लेग इज़ एन इन्फेक्शियस डिजीज़ caused by the bacteria Yersinia pestis usually found in small mammals and their fleas। यानी कि ये जो प्लेग है, ये एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो बैक्टीरिया पैदा हो रही है, जो स्मॉल मैमल्स में बैक्टीरिया वो उसमें एग्जिस्ट करते हैं और उनके जो फ्लीज हैं उनके ऊपर उनमें ये एग्जिस्ट करते हैं। ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। Like the disease is transmitted between animals via their fleas। यानी एक एनिमल से दूसरे एनिमल को ये फ्लीज के ज़रिए ट्रांसमिट हो रही होती है कि एक फ्ली जब एक एनिमल से दूसरे एनिमल पे जाती है तो वो डिजीज़ लेके चली जाती है, तो दूसरे एनिमल में ट्रांसफ़र हो जाती है। एंड एज इट इज़ अ जोनोटिक बैक्टीरिया, इट कैन आल्सो ट्रांसमिट फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमन। और ये जो डिजीज़ है, ये जानवरों से बंदों में भी ट्रांसफ़र हो सकती है, ट्रांसमिट हो सकती है एनवायरनमेंट से। द ब्लैक डेथ वाज अ डिवास्टेटिंग ग्लोबल एपिडेमिक ऑफ बिब्योनिक प्लेग। ये जो ब्लैक डेथ का नाम लिया जाता है, ये क्या था? ये एक ग्लोबल एपिडेमिक थी। ये यानी पूरी दुनिया में, दूसरे लफ्ज़ों में कह लें कि ये पेंडेमिक एक थी, जिसको आप कहते हैं बिबोनिक प्लेग, जिसको आम ज़बान में सुना होगा आपने पाकिस्तान में भी कि काफ़ी अरसा पहले लोग बताते होते हैं, जिसको हम कहते हैं ताउन की बीमारी, कि ताउन की बीमारी फैली थी इधर भी हमारे पास। उस वक्त पाकिस्तान तो नहीं था, लेकिन ये है कि हमारा जो था ये हिंदुस्तान, इसमें भी वो ताउन की बीमारी फैली थी। तो ये वही चीज़ है जिसको हम ब्लैक डेथ का नाम देते हैं, कि ब्लैक डेथ अक्कर हुई थी उस वक्त और पूरी दुनिया में काफ़ी सारे एरियाज में फैल गई थी। दैट स्ट्रक यूरोप एंड एशिया इन द मिड 1300 सेंचुरी। यानी जो यूरोप में भी आई थी और एशिया में भी आई थी ये बीमारी जी, जो हमारे पास प्लेज है, बिबोनिक प्लेज। ये उसी तरह वो जो अभी हमने इंट्रोड्यूस किया है, डिफाइन किया कि प्लेज क्या चीज़ है, वो सारी बीमारियाँ दीजिए। पीपल गैदर्ड ऑन द डॉग्स वर मेट विद अ हॉरिफाइंग सरप्राइज। लोग जो है ना वो डॉग क्या है हमारे पास, जो साहिल के साहिल पे वो बड़े हैरान कुन अंदाज में मिले कुछ लोगों से। मोस्ट सेलर्स अब्रॉड द शिप्स वर डेड, अबॉर्ड द शिप्स वर डेड, के जब वो हमारे पास जो ब्लैक सी है उसमें जब आए हमारे पास शिप्स आए, तो शिप्स में लोगों ने देखा कि बहुत सारे जो थे वो उसमें जो सेलर्स थे वो मर चुके थे। एंड दो स्टिल अलाइव आर ग्रेवली इल, और जो जिंदा थे वो बहुत ज़्यादा बीमार थे। एंड कवर्ड इन ब्लैक बॉइल दैट oozed ब्लड एंड पस, और उनके जो है ना जिस्म पे निशानात थे, काले काले निशानात थे जिनसे खून और पीप निकलती थी। Sicilian authorities hastily ordered the fleet of death ships out of the harbor, but it was too late। जो सिसिलियन हमारे पास यानी यूरोपियन में जो सिसिलियन जो अथॉरिटीज़ थी, सिसिलियन माफिया का जिस तरह नाम आप सुनते होंगे, उन्होंने जल्दी से उन डेथ शिप्स को ख़त्म करने का ऑर्डर किया, उधर से बंदरगाह से दूर ले जाने का ऑर्डर किया, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था। ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर द ब्लैक डेथ वुड किल मोर देन 20 मिलियन पीपल इन यूरोप। तो ये 5 साल के अरसे में ये ब्लैक डेथ की वजह से 20 मिलियन पीपल यूरोप में मर गए थे। ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द कॉन्टिनेंट्स पॉपुलेशन, यानी ये बर आज़म की ये 1/3 आबादी थी जिसकी जो मर गई थी उस वक्त ब्लैक डेथ की वजह से। द ब्लैक डेथ
the plague that spread across Europe from 1370 to 1352 and claimed 25 million victims. ये तो अभी हम पढ़ चुके हैं नहीं. But more recent events such as the plague in Bombay at the beginning of the 20th century. तो ये जो 20th सेंचुरी है इसके स्टार्ट में यही जो प्लेज डिजीज है ये बम्बई में भी आई थी. Remind us that epidemics are a real and current problem for health providers. ये आगे वो आथर लिखता है कि ये हमें याद दिलाने के लिए कि ये जो एपिडेमिक्स हैं ये हकीकत में हैं और ये हेल्थ प्रोवाइडर्स के लिए बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं. एंड इंस्टीट्यूशन दैट आर कंटिन्यूसली फेसिंग emerging and re-emerging diseases. और उन इंस्टीट्यूशंस के लिए जो कंटिन्यूसली ये जो मर्ज हो रही हैं डिजीज़ नई जो पैदा हो रही हैं इन्फेक्शंस और जो पुराने वाली हैं जो दोबारा अपीयर हो जाती हैं उनके लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं जी. अब ये एक ग्राफ है जी जिसमें डाटा दिया हुआ है प्लेग डिजीज़ का बॉम्बे में. ये डिफरेंट आप देखें 5, 10, 15, 20, 25 ये वीक्स इधर दिए हुए हैं और इधर नंबर ऑफ पीपल दिए हुए हैं जिनको ये बीमारी हुई है जी 1905 में बॉम्बे में. ये उसका ग्राफ है. Figures 1.22, 1.23, 1.24 और 1.25 report classical data from different events. ये जो आगे फिगर्स आ रही हैं इसमें डिफरेंट इवेंट्स का क्लासिकल डाटा रिप्रेजेंट किया जा रहा है. शोइंग टिपिकल पैटर्न ऑब्जर्व कि एक वो टिपिकल पैटर्न बताया गया है कि किस किस तरह ये बीमारी फैली है. सम शो अ सिंगल आउटब्रेक. कुछ इसमें जो ग्राफ्स हैं वो सिंगल एक आउटब्रेक को एक एपिडेमिक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. अदर शो हाउ द सेम डिजीज हैज अकर्ड ओवर एंड ओवर थ्रू द ईयर्स. और कुछ हमें बताते हैं कि सालों तक वो एक ही बीमारी किस तरह अकर होती रही है. कुछ तो एक सिंगल आउटब्रेक को बता रहे हैं कि बस ठीक है जी एक दफ़ा बीमारी अपीयर हुई फिर ख़त्म होगी और कब ख़त्म होगी. और फिर कुछ जो है वो सालों डाटा बताते हैं कि सालों में किस तरह ये बीमारी अक्कर होनी है. पहली उसकी एग्जांपल यही प्लेज इन बम्बे. ये हमारे पास देखें कि एक ही सिंगल ही आउटब्रेक हमारे पास बता रही है कि इतने हफ्तों में ये इस तरह बीमारी फैलती गई है. अब ये है मीज़ल्स इन इटली 1977, 1978. ये हमारे पास वो मीज़ल्स का डाटा है जी कि मीज़ल्स के कितने केसेस इटली में हुए थे 1977 से 1978 तक. ये उसका डाटा है जी. आगे इन्फ्लुएंज़ा इन इटली 2003 टू 2004. अब हमारे पास ये जो 2003 से 4 तक इन्फ्लुएंज़ा के बारे में ये इंफॉर्मेशन दी गई है कि इन्फ्लुएंज़ा के इतने केसेस हुए हैं. अब इन्फ्लुएंज़ा हमारे माइंड में तो ये है कि ये जो फ्लू है वो एक नॉर्मल यानी कि डिजीज़ है जिससे कोई फ़र्क इतना नहीं पड़ता. लेकिन ये है कि फ्लू की भी आगे बहुत सारी टाइप्स हैं. जिस तरह अब स्वाइन फ्लू है. अब स्वाइन फ्लू हमारे पास वो फैटल डिजीज़ थी. स्वाइन फ्लू से पाकिस्तान में भी चंद लोगों की डेथ हुई है और वो इंतहाई ख़तरनाक फ्लू था. इसी तरह बर्ड फ्लू हो जाता है और बहुत सारे फ्लू की एक टाइप्स हैं जो फैटल हैं हमारे पास जो यानी जिनसे मौत भी वाक़या हो सकती है. तो ये एक इन्फ्लुएंज़ा का डाटा है इटली का 2003-4 का कि इतने यानी केसेस हो चुके हैं. ये नंबर ऑफ़ केसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये हमारे पास नंबर ऑफ़ मंथ्स को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इतने मंथ्स में इतने केसेस हो चुके हैं. मीज़ल्स इन इटली 1949 टू 1999. अब ये मीडल्स की अब यही जो मीज़ल्स डिजीज़ है इसकी रीअक्रेंस के बारे में ये डाटा दिया गया है कि 1949 से 1999 ये बार बार जो केसेस अपीयर हो रहे थे उनका ये ग्राफ बनाया गया है. यहाँ पे नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स हैं और इधर नंबर ऑफ़ ईयर्स है कि 1949 में मीज़ल्स के इतने केसेस थे फिर 54 में इतने हो गए फिर 59 और आगे ये पर ईयर ये केसेस बताए गए हैं मीज़ल्स के इटली में.
One of the main objectives of the mathematical modeling of epidemics is to identify mechanisms that produce such patterns. सबसे जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है जब भी हम मैथमेटिकल मॉडल कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं किसी भी एपिडेमिक का, तो हम एक मैकेनिज्म आइडेंटिफाई करते हैं जो वो कोई पैटर्न प्रोड्यूस कर रहा होता है। मैकेनिज्म का मतलब यही है कि हम वो जो पैटर्न हमारे पास बन रहा होता है कि किस तरह ये बीमारी फैल रही है, आगे किस रेट से ये फैल रही है, किस रेट से रिकवर हो रही है, किस रेट से डेथ हो रही है, वो सारे हम मैकेनिज्म को आइडेंटिफाई करते हैं, गिविंग अ रैशनल डिस्क्रिप्शन ऑफ सच इवेंट एंड दस प्रोवाइडिंग टूल्स फॉर डिजीज कंट्रोल। और फिर उस मैथमेटिकल मॉडल को कंस्ट्रक्ट करके वो ये सारे फैक्टर्स को लेके जब हम मैथमेटिकल मॉडल कंस्ट्रक्ट करते हैं, फिर उनके जो रिजल्ट्स आगे आते हैं उनको उनकी हेल्प से डिजीज़ को एपिडेमिक को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। फॉर्मल मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ एपिडेमिक स्टार्टेड इन द मिड 18th सेंचुरी विद द वर्क ऑफ डी बर्नौली ऑन मीजल्स एपिडेमिक्स। ये जो फॉर्मल मैथमेटिकल मॉडलिंग है ये स्टार्ट हुई है 18th सेंचुरी में, जब बर्नौली ने मीजल्स एपिडेमिक्स पे काम किया। मीजल एपिडेमिक में उसने ये जब मैथमेटिकल मॉडल कंस्ट्रक्ट किया था। इन द अबव 250 ईयर, जो उसके बाद ये 250 साल गुजर चुके हैं, विच हैव elapsed and then hundreds of papers have been published on general models of epidemics। बहुत सारी रिसर्च हो चुकी है, जनरल मॉडल्स बहुत सारे बनाए जा चुके हैं इस सारे अरसे में एपिडेमिक के ऊपर, एज वेल एज फॉर एपिडेमिक्स ऑफ पार्टिकुलर क्लासेस ऑफ डिजीजेज। डिफरेंट क्लासेस उसमें डिजीजेज की ली गई हैं। More recently, innumerable models have been proposed and analyzed for specific diseases including HIV, ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया, इन्फ्लुएंजा, हेपाटाइटिस एंड सार्स। अब सार्स क्या है, वही जो अभी है ये कोविड-19, इससे पहले यही था। सार्स क्या है, सवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये हमारे पास अभी कोविड-19 अभी ये जिसका नाम हमने कोविड-19 दिया है, इससे पहले भी ये हो चुका है। 2003 में ये आया था चाइना में, और फिर उसके बाद कनाडा में भी ये फैला था। फिर उसके बाद 2013 और 14 में इसको MERS का एक नाम दिया गया था, मिडल ईस्ट सवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये सऊदीया में आया था, यही बीमारी आई थी, और अब ये तो पेंडेमिक बन चुकी है। Among all of them, we are specifically interested in model based on age structure, for which we find a special grouping into two types। ये जो सारे हैं हम इनमें से जो इसमें डिस्कस करेंगे, जो स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे, हम ए स्ट्रक्चर्ड मॉडल हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, फॉर विच वी फाइंड अ स्पेशल ग्रुपिंग इनटू टू टाइप्स, जिसमें हम जो है वो स्पेशल ग्रुपिंग करेंगे दो टाइप की। ये दो टाइप कौन कौन से, इनफैक्ट एज हैज टू बी अंडरस्टूड बोथ इट्स मीनिंग ऑफ क्लास एज के। एक है हमारे पास एज दो तरीकों से, दो टाइप से। अब एज जो हमारे पास एज स्ट्रक्चर मॉडल है, एज के दो मीनिंग है उधर। एक एज क्या है, जो क्लास एज है, यानी डिफरेंट जो हम ले रहे हैं कि 0 to 5, 5 से 10 ईयर, 10 to 15 ईयर, 15 to 20 ईयर्स, ये तो एक है नॉर्मल जो एज बताते हैं। एंड डेमोग्राफिक एज, डेमोग्राफिक एज का मतलब ये है कि हम ये वो टाइम पीरियड हम ले रहे हैं उसको ले रहे हैं। डेमोग्राफिक जो हमारे पास स्टैटिस्टिकल डाटा होता है कि इस साल हमारे पास इतना था, कोई बीमारी है तो वो इतनी थी, फिर अगले साल इतनी थी, उससे अगले साल इतनी थी, उससे अगले साल इतनी थी, तो ये है डेमोग्राफिक एज। और जो पहले है वो हमारे पास सिंपली जो क्लास एज, हम इंडिविजुअल की एज कंसिडर कर रहे होते हैं। इसमें यानी दो टाइप्स हैं हमारे पास। द फार्मर इज द टाइम elapsed since the individual became infected। जो पहले वाली है उसमें इंडिविजुअल इन्फेक्ट हो जाता है, फिर टाइम आगे कितना गुजरता है जी वो देखते हैं। while the later is the demographic age of the individuals involved in the process।
और उसके बाद में डेमोग्राफिक एज उसकी ले लेते हैं कि कितना जो है वो प्रोसेस में वो इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व रहे हैं, आगे कितना अरसा ये प्रोसेस चलता रहा जी। Actually, the work of Di Bernoldi cited above deals with the measles epidemic based on the chronological age structure of the population। यानी उन्होंने यही इसी तरह एज स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये हम मीजल्स को डिस्कस किया था। while on the other hand the celebrated model of कर्मिक एंड मैकेंड्रिक, लेकिन दूसरी तरफ जो कर्मिक और मैकेंड्रिक ने हमारे पास, उन्होंने भी ये ए स्ट्रक्चर मॉडल बनाए थे। ए स्ट्रक्चर मॉडल इस सेंस में उन्होंने बनाए थे विच इज़ अ सॉर्ट ऑफ हिस्टोरिकल प्रोटाइप फॉर द मॉडलिंग ऑफ इन्फेक्शन डिजीज बेस्ड ऑन क्लास ए स्ट्रक्चर, कि वो उन्होंने क्लास ए स्ट्रक्चर की क्लास बनाई थी। क्लास ए स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि उन्होंने इस तरह क्लासेस बनाई कि सपोज एक बंदा जो है वो आगे हम पढ़ेंगे कि वो क्लासेस डिफरेंट क्लासेस बना सकते हैं। जिस तरह अब कोरोना ही की एग्जांपल ले लें तो कोरोना में डिफरेंट क्लासेस क्लास ए स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है कि कुछ है जिनको कोरोना की बीमारी हो सकती है, कुछ को कोरोना की बीमारी हुई हुई है, कुछ को कोरोना से कुछ रिकवर हो चुके हैं, इसी तरह कुछ जो है वो हॉस्पिटलाइज्ड हैं कोरोना में। तो ये सारी जो है ये हमारे पास वो क्लास ए स्ट्रक्चर है कि कितना अरसा। फिर आप देखें कि एक बंदा बीमार है, एज स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि वो टाइम पीरियड फिर उधर बताया जा रहा है। एक बंदा सपोज कोरोना का अगर बीमार है तो वो कितना अरसा बीमार रहता है, फिर वो उस इन्फेक्शियस क्लास में रहता है, जब उससे मूव कर जाता है, जब वो रिकवर हो जाएगा तो वो अगली क्लास में चला जाएगा। अब फिर अगली क्लास में वो कितना अरसा सरवाइव करता है, ये हमारे पास है। यानी क्लास ए स्ट्रक्चर के वो उस क्लास का हम ए स्ट्रक्चर बता रहे हैं कि कितनी एज है इंडिविजुअल की या कितना टाइम वो इस क्लास में सरवाइव करेंगे। However, before discussing any aspects of age structure, we first give a brief summary of unstructured models that are extensively used in the mathematical description of epidemics। तो ये जितने भी एज स्ट्रक्चर के एस्पेक्ट्स को डिस्कस करने के लिए इससे पहले जो अनस्ट्रक्चर्ड मॉडल्स हैं एज स्ट्रक्चर्ड, जिसमें डिफरेंट सिंपल क्लासेस ली गई हैं, पहले उनको मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन उनकी हम सीखेंगे कि उसकी मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन कैसे है, उनका बिहेवियर सारा चेक करेंगे। फिर उसी थ्योरी को हम जनरलाइज करके हम एज स्ट्रक्चर की तरफ ले जाएंगे और फिर एज स्ट्रक्चर्ड मॉडल हम डिस्कस करेंगे किसी भी एपिडेमिक डिजीज़ के लिए।